नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 66 करने वाले, जिसके बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 14 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं के रीजनिंग में क्या होते हैं, अक्सर ऐसी सेट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको बस यहाँ पे इतना बताना है कि जिस प्रकार से दोस्तों 9 गुणे 7 गुणे 4 से आपके यहाँ पे 794 लिखा गया है, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपका 3 गुणे 4 गुणे 6 के लॉजिक के आधार पर आपका यहाँ पे 436 लिखा गया है। तो 4 गुणे 2 गुणे 7 को यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, बस आपको यहाँ पे इतना बताना। और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में ऐसे प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो हम करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है 5 लड़कियों को, वो क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 लड़कियों की एक पंक्ति में बैठी हैं, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं और सुधा पद्मा के निकटतम बैठी। प्रश्न को पढ़ते आप समझ गए कि दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कह रहा है 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, ये आपकी पंक्ति होगी। आपने क्या करा, यहाँ पे 5 लड़कियों के बैठने का आपने ऐसे स्थान बना लिया। क्लियर हो गया। सबसे पहला मेन जो बेसिक कार्य होता है वो हमारा यही होता है, सुधा पद्मा के निकटतम बैठी किंतु ताप्ती की बाईं ओर बैठी है, कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है जो कि बाईं ओर छोर पर बैठी है, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है। आपने देखो प्रश्न को पहले थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेना है। कभी कभी क्या होता है, जो मेन लाइन होती है वो आपको बाद में दे रखी होती है। सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है, ठीक है, किंतु ताप्ती के बाएं ओर बैठी है जो सुधा है। ठीक है, लेकिन हमको ताप्ती का दुखा पे स्थान दे रखा है, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है। ताप्ती दायां छोर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में बायां छोर दोस्तों, इसमें हमारा बायां छोर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां पर आपको बोला नहीं गया है कि सभी का मुख उत्तर है या दक्षिण की ओर है। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब आपको कुछ ना दिया गया हो। ठीक है, तो ताप्ती कहां है भैया, साफ साफ प्रश्न में दे रखा है दायां छोर, तो दायां छोर हमारा यहां पर है, यानी कि दोस्तों ताप्ती आपकी यहां पर आ जाएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे यहां पे बोला जा रहा है सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है किंतु ताप्ती के बाईं ओर बैठी है, ताप्ती के बाईं ओर स्थान ये वाला हो जाएगा। तो यहां पर कौन बैठ जाएगा दोस्तों, आप कह दोगे यहां पे दोस्तों सुधा बैठ जाएगी, क्योंकि जो सुधा है ताप्ती के बाईं ओर इसी प्रकार से बैठेगी। किंतु देखो सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है। अभी सुधा जब यहां पर बैठ जाएगी पद्मा के निकटतम, यानी कि पद्मा को यहां पे बैठा दो। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, पद्मा यहां पर आ जाएगी। उसके बाद आपसे यहां पे बोला गया है कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है। कृष्णा जो है रमा के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर, यानी कि दोस्तों रमा जो हो गई वो बाएं छोर पर बैठेगी और कृष्णा इसे क्या बैठी है, निकटतम बैठी, यानी कि जस्ट उसके बगल वाले स्थान पर आपके यहाँ पे कृष्णा आ जाएगी। ठीक है, और कह रहा है कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा है। तो देखिए क्या आपका कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो देखो कृष्णा ये रहा, पद्मा ये रही, इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। यानी कि दोस्तों ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। यानी दोस्तों हमने क्वेश्चन को सही प्रकार से यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सही प्रकार से हल कर लिया है। हमसे पूछा गया पंक्ति के बीचों बीच में कौन बैठा है, तो मेरे भाई देखते ही आप बता दो कि पंक्ति के बीचों बीच में यहाँ पे कौन आ रहा है, पद्मा आ रहा है। ठीक है, यही वाला स्थान तो आ रहा है और ये स्थान है पद्मा का। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, प्री प्लस मेंस में, यानी कि हर एग्जाम में आपको रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद। अब आप कहोगे भैया रीजनिंग पढ़ा रही मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया। मेरे भाई कभी कभी क्या होता है, अगर आप दोस्तों जीडी का एग्जाम दे रहे हो या नदर जिसमें हमारे रीजनिंग के सिर्फ 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अनदर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के देने जा रहे हो, अगर सीजीएल का है, सीएचएसएल का है, ठीक है, उसमें कभी कभी क्या होता है रीजनिंग के ऐसे प्रश्न भी पूछ देता है। ठीक है, तो करना क्या है, हमें सॉल्व करना बस आना चाहिए। कह रहा है किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद उसके इतने रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 2550 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य हमको बताना है। हमको क्या होता है, देखो अंकित मूल्य यानी कि दोस्तों 100% की हमको वैल्यू बतानी होगी। कैसे बताओगे, तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है 15% की छूट देने के बाद में, यानी कि 100 में से अगर आप 15% की छूट दे दोगे, कितने में बेचा उसे, आप कह दोगे 85% में, भैया बेच दिया उसको। ठीक है, 85% की वैल्यू दोस्तों आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे 2550 दे रखी है। तो हमें चाहिए क्या, हमें भैया चाहिए 100% की वैल्यू। हमें चाहिए देखो अंकित मूल्य निकालना होगा तो हमें चाहिए 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह दोगे हम 2550 में गुणा 100 करा देंगे और बटे रख देंगे 85, तो हमारी 100% की वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा। क्लियर हो गया, इतना तो आप सभी जानते होंगे। अब कैसे करेंगे, आगे करना क्या है भैया, 5 से काट लो, ये 5 का नाम 5 हो गया। ठीक है, ये 5 सत्ते हो जाएगा 35, इसको 5 से काट लो, 55 25, 5 का नाम 5 0, ये आ गया 510।
10, ये देखो 17 का नाम 17, ये हो गया हमारा 17 × 51, यानी कि ऊपर बच गया 30 और गुणे 100, ठीक है। 30 × 100 यानी क्या हो गया दोस्तों 3000। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों मैथ का क्वेश्चन हो या रीजनिंग का क्वेश्चन हो, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए दोस्तों। अगर आप मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, अगर जीएस थोड़ी सी वीक भी होगी तब भी आप अच्छा खासा ऐसा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैथ रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एग्जाम में यानी कि रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, या सीजीएल में, सीजीएल में, सीपीयू में, आप किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो और सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये देखो अब हम आपको करा रहे हैं, कह रहा वो है तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 7 जनवरी वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों आपका ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट आया था, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते कैसे हैं देखो, जिसमें भैया 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, उसमें आपको इस प्रकार का एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या कभी कभी 2 भी पूछ देता है। लेकिन अगर आप दोस्तों सीजीएल का देने जा रहे हो या सीपीयू का फॉर्म भर रखे हैं तो भैया इस प्रकार के कम से कम मिनिमम या मैक्सिमम मान लो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। क्योंकि सीपीयू में भैया 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। 50 में भैया वो हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछता है। ज्यादातर कोडिंग का क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन कोडिंग के ही पूछ लेता है उस सीपीयू के एग्जाम में। तो भैया आपके लेवल ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे भैया इस प्रकार के प्रश्न सीपीयू में आए या सीजीएल में आए, सीजीएल में आए या एसएससी जीडी के एग्जाम में आए, करने का तरीका तो मेरे भाई एक ही रहता है ना। अब वो तरीका क्या रहने वाला, ऐसा तो है नहीं कि जीडी में इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, सीपीयू में इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको जो प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका हमको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि अंग्रेजी शब्दकोश होता क्या है। अंग्रेजी शब्दकोश मतलब दोस्तों ये होता है A to Z के फॉर्म में, यानी कि क्रम से। ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ठीक है। ये आपका क्रम हो गया। अगर आपको ऐसे दे दे ADCB तो भैया ये आपका क्रम नहीं है, ठीक है। ये आपका एक मिनट हम आपको समझाने की कोशिश करें। जैसे मान लो आपको दे रखा है ABCD, ये आपका क्रम में लिखा गया है, लेकिन आपको दे दे ADC और बी, तो क्या आपका एक क्रम में लिखा गया? आप कह दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी आता है, बी के बाद इन 4 अक्षरों की बात करते हैं तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद क्या आता है डी आता है। ये आपका क्रम हो जाएगा ना। तो बस वो कह रहा है इसी क्रम में इसको व्यवस्थित करो। अब करने का तरीका क्या तो समझ लीजिए दोस्तों। इसी क्वेश्चन को मात्र एक बार समझ लो और जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपके यहाँ पे 5 वर्ड दे रखे हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक वर्ड दे रखे हैं। तो आगे से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कह दोगे यहाँ पे देखो एसओ, यहाँ पे भी एसओ, यहाँ पर भी एसओ, यहाँ पर भी एसओ, यानी कि यहाँ पे भी एसओ, यानी कि प्रत्येक वर्ड में दोस्तों आपको एसओ एसओ कॉमन मिल गया। प्रत्येक वर्ड में कॉमन क्या मिला है, आप कह दोगे एसओ कॉमन मिल गया, ठीक है। तो एसओ के बाद चेक करो दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका आर दे रखा है, ठीक, ध्यान देखेंगे। यहाँ पे एसओ के बाद यहाँ पे क्या है आर है, यहाँ पे दोस्तों एल है, यहाँ पर भी क्या है एल है, यहाँ पे क्या है पी है, और यहाँ पे दोस्तों आपको दे रखा है एल है। यानी कि दोस्तों आपको एसओ के बाद में 4 अक्षर देखने को मिले, आर, ठीक है, एल एल PL। अब आपको आप ये बताओ, जिस प्रकार से हमने ABCD को क्रम में व्यवस्थित किया था, सेम इसको क्रम में व्यवस्थित नहीं कर सकते हो क्या? आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो सबसे पहले क्या आता है। तो आप कह दोगे अगर इन्हें 5 अक्षरों की बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा L, ठीक है, L पहले आएगा, ठीक है। L 3 बार है तो L को 3 बार लिखोगे। उसके बाद क्या आएगा, तो L के बाद आप कह दोगे भैया P आएगा, और P के बाद दोस्तों लास्ट में आपका R आएगा। यानी कि जिसमें आपका SO के बाद में R है वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। और जिसमें एसओ के बाद में पी है वो आपका लास्ट से दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। यानी कि जिसमें एस के बाद क्या है भैया आर है, ठीक है। तो एस के बाद आर किस में दे रखा है, तो आप कह दोगे 1 नंबर में दे रखा है। किस में दे रखा है भैया? 1 नंबर में दे रखा है। और देखो आर ही सबसे लास्ट में आएगा। अगर इन्हें 5 अक्षरों की बात करें सबसे लास्ट में क्या आएगा, आप कह दोगे आर आएगा। अब ये देखो, यानी कि आर वाला सबसे आखिरी में लिखा जाएगा, यानी भैया पहला वाला वर्ड आखिरी में लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सबसे लास्ट में 1 किस ऑप्शन में, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 4 में है, और हमको 2 में 1 में भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे 2 होता तो मेरे भाई आसानी से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की होगी शॉर्ट ट्रिक। अब हम बात करते हैं इसका लॉन्ग मेथड क्या हो गया। लॉन्ग मेथड भाई कुछ भी नहीं है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जानो बस यहाँ पे। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आया, एल आया, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, यानी कि एल 3 बार है। तो इनमें से कौन सा एल पहले लिखा जाएगा, यानी देखो 2 नंबर पहले लिखे हैं, या 3 नंबर पहले लिखे हैं, या 5 नंबर पहले लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों में हमारा था एल। तो कैसे बचा लेंगे, तो मेरे भाई कुछ नहीं, एल के बाद देखो क्या दे रखा है, तो आप कह दोगे यहाँ पे एल के बाद आई दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एल के बाद यू
दे रखा है और यहाँ पे एल के बाद क्या है, वी है। तो आप बता सकते हो ना कि आई, यू और वी में पहले क्या आता है। तो मेरे भाई आप आसानी से कह दोगे कि आई और यू और वी में पहले आता है आपका आई, यानी कि SOLI। तो भैया 2 नंबर को आप लिखोगे पहले, और देखो प्रत्येक ऑप्शन में आपको आगे 2 दे रखा है, ठीक है, यानी कि 2 नंबर पहले आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका हो गया, ठीक है, इसको बता देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो एक एल तो आपका हो गया, अब बचे आपके 2 एल। अब इनको कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो आप कह दो कि 3 नंबर और 5 नंबर में आपको एल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह एल कॉमन है। तो हमने देखा यहाँ पे एल के बाद यू है, यहाँ पे एल के बाद क्या है, वी है। तो यू और वी में पहले क्या आता है, आप कह दो कि यू पहले आता है, वी बाद में आता है, क्योंकि भैया यू वी के पहले ही तो यू आता है, यानी कि यू पहले आएगा। तो SOL के बाद क्या है, यू, तो इसको लिखेंगे 2 नंबर पे, यानी कि 2 के बाद 3 नंबर आ जाएगा और ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे SOL। देखो अब बचा आपका एक एल, अब ये वाला एल भी हो गया, बचा आपका ये वाला एल। तो जाहिर सी बात है 3 के बाद क्या लिखा जाएगा, 5 नंबर लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 3 5 आगे से आपका क्या आ गया, 2 3 5। भैया 2 3 5 आपको ऑप्शन नंबर 4 में ही दिख रहा है आगे से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप जल्दी उड़ा सकते हो। अगर बाई चांस आप ऐसे करा करो, ठीक है, लास्ट में आपका कौन सा अक्षर आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है मेरे भाई, यानी कि आर जिसमें आ रहा है सबसे लास्ट में अक्षर आ रहा है, यानी कि इसको सबसे लास्ट में लिखोगे, यानी कि एक नंबर को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर सबसे लास्ट में। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 दे रखा होता है आपको, तो आप कह दो कि सबसे लास्ट में आपका 1 मिलना चाहिए, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में तो मिल रहा है। आप इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर कर सकते थे, ठीक है। और कभी हमेशा भी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप पूरे मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, बाई चांस वहाँ पे 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आपको भाई पूरा ही क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप अंदाजे में तो दे नहीं सकते हो, लेकिन ये हमारी ट्रिक होती है, ठीक है, ट्रिक होती है, ट्रिक आपने जान ली है। अब हम बात करते हैं, देखो 2 यानी कि 3 बार एल को आपने व्यवस्थित कर लिया। अब एल के बाद क्या आएगा भैया, यहाँ पे देखो पी है, पी किस में था, तो आप कह दोगे पी हमारा था 4 नंबर में, यानी कि 5 के बाद आ जाएगा 4 नंबर और सबसे लास्ट में क्या था, आर, तो आपका एक ऐसे आ जाएगा। तो आपकी देखो शॉर्ट ट्रिक आपकी देखो काम आ जाएगी, और आप किस प्रकार से क्वेश्चन करते हो आपका काम यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 3 5 4 1, तो भैया 2 3 5 4 1 ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई दोनों तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो। अगर आप सीपीओ या कंपटीशन लेवल, भाई अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, मतलब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो भैया हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से उड़ाने की कोशिश किया करो। उड़ाने मतलब हवा में उड़ाना नहीं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो, यानी कि जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश किया करो। अगर हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा वेन आरेख नीचे दी गई सूचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि दोस्तों सागर, मछली, नाव के बीच में कैसा डायग्राम बनेगा। मेरे भाई सागर यानी कि देखो भैया ये हमारा सागर हो गया, ठीक। अब सागर फोन में तो आ नहीं जाएगा, तो हमने क्या बना लिया, सागर का डायग्राम यहाँ पे बना लिया। अब आप ये सभी जानते हो कि सागर के अंदर ही आपकी मछली होगी और सागर के अंदर ही आपकी नाव होगी। अब नाव के अंदर तो मछली होगी नहीं, अगर बाई चांस नाव के अंदर मछली होती तो आप कैसे बनता, लेकिन आप जानते हो सागर के अंदर ही मछली पाई जाएगी और सागर में ही क्या है पाई जाएगी भैया, नाव पाई जाएगी, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगी। मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आसानी से कर लेते, और मात्र भैया ये 10 सेकंड वाला क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन का आपको देख, कथन निष्कर्ष का जो क्वेश्चन होता है इनको देख के आप डर तो जाते हो, लेकिन भाई इनमें कुछ भी नहीं होता। आप इनको मात्र वेन डायग्राम बना के आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब ये पूछोगे वेन डायग्राम बनता कैसे, भाई बहुत ही आसान तरीका है। देखो पहले थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज लो, मान लो यहाँ पे ए बी सी है, आपसे बोल दे सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है, यानी कि ए का सभी भाग बी के अंतर्गत आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही तो बनाओगे, ये आपका कथन हो रहा है, ठीक है। और फिर कुछ कह देगा कुछ सी ए है, कुछ सी यानी कि कुछ ए सी है, यानी कि ए का कुछ भाग सी या सी का कुछ भाग ए के अंतर्गत आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निष्कथन इस प्रकार से, यानी कि वेन डायग्राम आप ऐसे बनाते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, समझ जाओगे भी पूरा डायग्राम यहाँ पे समझ जाओगे। कह रहा है सभी पुस्तकें उपन्यास हैं, सभी पुस्तकें सभी, यानी कि भैया पुस्तकों का सभी भाग, पुस्तकों का सभी भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कह दोगे ये हमारी पुस्तक हो गई, पुस्तकों का सभी भाग दोस्तों उपन्यास के अंतर्गत ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उपन्यास आप कह दो जी अभी हमने ऐसे बना लिया। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कुछ उपन्यास कविताएं हैं, उपन्यास सिर्फ उपन्यास बोला गया है, कुछ उपन्यास, यानी कि उपन्यास के कुछ भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, कविता, यानी कि कविता के अंतर्गत आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुस्तक बोला जाता तो आप ऐसे कट करते, लेकिन आपसे बोला गया सिर्फ उपन्यास, कुछ उपन्यास, यानी कि सिर्फ उपन्यास का कुछ हिस्सा आप ले लोगे कविता के अंतर्गत। आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। अब जाना है आपको निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ पुस्तकें
कुछ पुस्तकें क्या कह रहा है, कविताएं होती हैं, कुछ पुस्तकें कविताएं होती हैं। तो क्या देखो, कुछ पुस्तकें कविताएं होने के लिए पुस्तकों और कविताओं के बीच में आपका ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा तो बन नहीं रहा है। बन रहा है कहीं ऐसा डायग्राम में देखने को मिल रहा है? आप कह दोगे नहीं, तो ये निष्कर्ष आपका बस यहाँ पे गलत हो जाएगा और कुछ भी अपनी तरफ से वहाँ पे अजीब बुद्धि नहीं लगानी, ठीक है। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं, कह रहा सभी कविताएं उपन्यास होती हैं, सभी कविताएं उपन्यास। भैया यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है सभी नहीं, कुछ कविताएं उपन्यास हो रही हैं और कुछ उपन्यास कविताएं हो रही हैं, यानी कि सभी तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका यहाँ पे यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। तो जब दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो रहे हैं तो आप कह दो विकल्प नंबर 2 यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है यदि DON मेरे भाई DON को 345 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ROAM को 6412 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रैंडम का कोड क्या होगा। सबसे पहले देखो, अगर आपको यहाँ पे 3 अक्षर दे रखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पहले नॉलेज लो। अगर आपको 3 अक्षर दे रखे हैं और 3 अक्षरों का कोड ही दिया जा रहा है और वो कोड आपका प्लेस वैल्यू से नहीं बन रहा है, देखिएगा हम आपको यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं, पेपर में आपको लिखना नहीं है, ठीक है। पहले आपको हम बिल्कुल बेसिक्स बता दे रहे हैं, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको दे रखा है डॉन, यानी कि मेरे भाई डॉन, डॉन में कितने अक्षर है, 3 अक्षर है और आपको कोड दे रखा है पे 3 अक्षर का ही, लेकिन ये कोड इसकी प्लेस वैल्यू से बनता हुआ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, प्लेस वैल्यू से मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, या तो डी का अपोजिट करके उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर दे रखी होती है, यानी कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बना सकता है। लेकिन मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे DON का कोड आपको 345 दे रखा है, ROAM का कोड क्या दे रखा है, 6412 ये कोड आपको दे रखा है और आपसे कोड पूछ रखा है RANDOM, इसका रैंडम का कोड क्या होगा। मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपके कमी से परीक्षाओं में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है भाई, बहुत ही आसान तरीका है, आपको सिर्फ यहाँ पे तुलना कर देनी है, ठीक है। आपने देखा RANDOM, ये सारे अक्षर जितने भी अक्षर रैंडम में है ना, वो सारे अक्षर आपको या तो ROM में वाले मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोनों में, इनमें दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, तो हम आसानी से तुलना करके कोड निकाल लेंगे क्योंकि ये एक ही कोड भाषा में कोड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, R है, आप कह दोगे R हमको यहाँ पे देखने को मिला, R के नीचे क्या है 6, तो आप यहाँ पे भी 6 लिख लोगे, ठीक है, सेम कोड भाषा के प्रयोग से। यहाँ पे देखो A है, A का कोड बताना है, A के नीचे 1 है तो आप 1 लिख लोगे। उसके बाद देखो N, N कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले वर्ड में मिल गया, तो N के नीचे क्या है 5, तो आप 5 लिख लोगे। आपका ये पैटर्न कब फॉलो होगा, जब आपको सेम अक्षर क्या हो, इन दोनों में कॉमन मिल रहे हो, ठीक है, यानी कि एक भी अक्षर इससे बाहर का ना हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे N है, N का भी निकाल लिया हमने 5 हो जाएगा। D देखो, अब D कहाँ पर है, आपको देखो D इस वाले में है, D के नीचे 3 है तो हम यहाँ पे D के नीचे यहाँ पे भी 3 लिख लेंगे। O के नीचे देखो यहाँ पे 4 है, आप 4 लिख लोगे। M के नीचे क्या है भैया 2 है, आप 2 लिख लोगे, यानी कि 6 1 5 3 4 2, तो भैया 6 1 5 3 4 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, वो आपका होगा टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। अगर हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसा, किसी कोड भाषा में पिक्चर यानी कि दोस्तों PICTURE, आप कह दोगे पिक्चर का कोड यहाँ पे क्या दिया गया है, आप कह दोगे भैया 16 दिया गया है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है 93, ध्यान देंगे, देखिएगा 16 93, उसके बाद 20 है, 21 है, 18 है, 5 है, ये आपको कोड दिया गया, ठीक है। और आपसे कह रहा है भैया सेम इसी कोड भाषा का प्रयोग करके FUNCTION यानी कि फंक्शन का कोड मेरे भाई बता दो। कैसे बताएंगे, तरीका क्या रहने वाला भाई, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। हमेशा हम आपको पता है कि देखो जब भी आपका कोड अक्षरों से अंकों में बनेगा तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनता है और प्लेस वैल्यू से कोड आपको 3 प्रकार से बन सकता है, ठीक है। पहला मेथड क्या है, उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू आपको दे देगा, यानी कि उस लेटर यानी कि उस अक्षर की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। यानी कि पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, देखो यहाँ पे 16 दे गया है। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 होती है। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है। टी की प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पे 20 दे रखी है। यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, यहाँ पे 21 दे रखा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, देखिए 1 मिनट, अरे यार डिलीट हो गया, फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए पिक्चर यानी कि FICTURE, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डिलीट पे साइन क्लिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोड रखा आपको 16 93, ठीक है, 20 21 18 5, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भाई कुछ होता ही नहीं है। एग्जामिनर फर्जी में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, लेकिन भाई पूछेगा नहीं तो भाई उसको तो पूछना है ही, क्योंकि भाई उसको रीजनिंग में 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछने, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके हर प्रकार के एग्जाम में पूछ से भी जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। देखो अक्षरों से जब भी आपका अंकों में कोड बनेगा ना 3 प्रकार से बनेगा। पहला उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से कोड बना देगा, यानी देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप कह दो कि पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, बस आपको प्लेस वैल्यू बस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, आई की प्लेस वैल्यू देखो 9 होती है, यहाँ पे 9 दे रखा है। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, यू की प्लेस वैल्यू देखो 21 दे रखी है, आर की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट 18 दे रखी है और ई की प्लेस वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है। इस प्रकार से कोड हमारा बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया।
बेसिक तरीका आपको बता रहे हैं कि 3 प्रकार से कोड हमारा बनता है, ठीक है। अब उसमें वो कुछ भी कर सकता था। ये यहाँ पे देखो, पहला तरीका हमारा डायरेक्ट उसने प्लेस वैल्यू से बना दिया। दूसरा तरीका क्या था समझ लो, यहाँ पे ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आपको अपोजिट अक्षर भी आना चाहिए। आप कह दो कि ई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, वी होता है, तो ई के नीचे कोड क्या दे देगा, वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22, तो यहाँ पे कोड दे देगा ई का 22। तो आप समझ रहे हो ना कि उसने क्या किया, ई का कोड 22 कैसे बनाया। तो आप कह दो उसने कुछ नहीं किया, ई का अपोजिट अक्षर लिखा वी, वी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 22 दे दी। आर का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आई होता है, तो आई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 9 देता है। इस प्रकार से भी कोड वो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब एग्जाम के पैटर्न या लेवल के हिसाब से पूछता है। पहला टाइप को बता दिए, देखो 2-3 टाइप को बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या करता है इसमें भैया। और वो ये करता है कि इसमें क्या करेगा, इस पूरे वर्ड में जो वॉवेल होगा, जो वॉवेल होगा ना उसका अपोजिट कर देगा। यानी कि देखो पी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो उसकी प्लेस वैल्यू 16 दे देगा। आई यहाँ पे वॉवेल है तो आई का अपोजिट अक्षर करेगा आर होता है, और आर की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 18 दे देगा, ठीक है। सी कॉन्सोनेंट है ऐसी प्लेस वैल्यू लिख देगा, टी कॉन्सोनेंट है ऐसी प्लेस वैल्यू लिख देगा, यू वॉवेल है तो यू का अपोजिट अक्षर करके उसकी प्लेस वैल्यू लिख देगा, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बना सकता है, पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको कौन सा टाइप मिला, तो आप कह दो कि इस क्वेश्चन में हमारी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से मतलब डायरेक्ट अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है। तो भाई एफ प्लेस वैल्यू क्या होती है, कह दोगे 6 होती है, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, एल की 12 होती है, टी 20 पे आता है, आई 9 पे आता है, ओ 15 पे आता है, और एन हमारा 14 पे आता है। यानी कि भैया आपको प्लेस वैल्यू बस क्या होनी चाहिए, तोते की तरीके रटी होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल तोते तरीके रट लो और भूल जाओ, भाई प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो भाई हर एक चीज आपको अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो छोड़ दो, एक दिन में कुछ नहीं याद होगा। आप क्या करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली ऐसे क्वेश्चन की हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, और आपको भाई गारंटी ले लो, 100% की गारंटी ले रहा हूं कि आपको प्लेस वैल्यू, अपोजिट अक्षर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और इनके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट में हम शामिल करते हैं और आपको कराते हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है हर एक चीज के बारे में जानना जो आपको नहीं पता है और आपको आती भी है तो उसको भी जान लेना, यानी कि समझना, ढंग से समझना, अच्छे तरीके से समझना। तो भाई 6 21 14, तो 6 21 14 देखो 6 21 14 6 21 14 6 21 14, उसके बाद में क्या है 12, ठीक है। उसके बाद में 12 20 है, तो 6 21 14, उसके बाद में भैया क्या है 1 मिनट, देखिएगा 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो रही क्या, देखिएगा यहाँ पे देखो क्या है 6 1 मिनट, हमने सही तो लिखा है। यहाँ पे एल है ना, एल है कि सी है, फंक्शन यहाँ पे देखो सी है तो सी की प्लेस 1 मिनट, हमने इसको एल समझ लिया था दोस्तों। ये क्या है सी है यहाँ पे, ठीक है, देखो FUN सी है। यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है सी है, तो सी की प्लेस वैल्यू लिखोगे, हमने सोचा एल है तो एल की प्लेस वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये सी है तो सी की प्लेस वैल्यू क्या लिखोगे 3 लिखोगे, तो 6 21 14 और देखो 3 भी आपको मिल रहा है। उसके बाद में क्या है 20, देखो आपको 20 में समय मिल रहा है। उसके बाद में क्या है 9 9, देखो आपको 3 नंबर मिल रहा है और 1 नंबर मिल रहा है। 9 के बाद क्या है 15, तो 9 के बाद 15 दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा, क्यों, अगर यहाँ पे एल होता तो यहाँ 12 लिख दे, यहाँ पे सी है यानी कि सी का मतलब सी की प्लेस होती है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे, ठीक है। तो सही से लिखेंगे और कंफ्यूज आपको वहां पे बिल्कुल नहीं होना है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, पहला नहीं बनाया जा सकता है और कौन सा बनाया जा सकता है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे बताओगे, सब कुछ तो मेरे भाई आपको प्रश्न में दे रखा है, कह रहा नहीं बनाया जा सकता है यानी कि इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनना है, तो आप आसानी से बता सकते हो। देखो NOTE आप कह दोगे NOT भी मिला ई मिला, यानी कि ये बन जाएगा इसके अक्षरों का प्रयोग करके, ठीक है। फोन, देखो फोन FOHONE FHON यानी कि ये भी बन रहा है, सारे अक्षर मैच कर रहे हैं। LET, तो देखो LET ये भी बन रहा है, देखो LESE, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो LES यहाँ पे आ गया और इस पूरे वर्ड में आपको कहीं ऐसे नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका नहीं बनेगा। आपसे ये पूछा था कौन सा नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनेगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है यहाँ पे यदि n बराबर 28 है, ओ देखो n बराबर क्या दोस्तों आपको दे रखा है 28 दे रखा है, लिखना नहीं है आपको, हम बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। और ORE के बाद क्षेत्र, आप कह दो भैया बिना लिखे करेंगे कैसे, मेरे भाई प्रैक्टिस करोगे तभी आप बिना लिखे पेन की आदत आपकी छूट जाएगी। यहाँ पे देखो n का कोड 28 कैसे दे रखा है। अब देखो मेरे भाई यहां पे हम लोग को क्या बताया था कि देखो पहली बात ये कि ORE में कितने अक्षर है 3 अक्षर है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट उसकी प्लेस वैल्यू से बनाता तो भाई 3 अंक होने चाहिए थे, लेकिन हमको यहाँ पे दे रखे 2 अंक, यानी कि उसने क्या किया है जब भी आपके अक्षर ज़्यादा हो और अंक कम हो, यानी कि कहने में 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्या, इनकी अक्षरों की प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग करके आपके यहाँ पे क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। अब कैसे बना समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे n की प्लेस वैल्यू भाई बनेगा प्लेस वैल्यू से ही, बस क्या करेगा ORE की प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ घटा लेगा और आपका ये कोड बनाने की कोशिश करेगा। अब किस प्रकार से बना समझोगे, देखो n की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आपको देखो 14, हमें बनाना क्या 28 है, यानी कि 14 में 2 की गुणा करा दें दोस्तों, आपका बन गया 28, क्लियर हो गया। अब क्या सेम पैटर्न आपका यहाँ पे ORE में फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है,
करना क्या है, ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है, आर की प्लस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, ई की प्लस वैल्यू 5 होती है। अगर इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं तो 15 और 18 क्या हो गया 33 हो गया, 33 5 क्या हो गया 38 हो गया। 38 में अभी हम क्या करा दें 2 की गुणा करा दें, यानी कि यहाँ पे एक अक्षर था तो भैया हमने डायरेक्ट 14 में 2 की गुणा करा दिया, आपका 28 बन गया। यहाँ पे 3 अक्षर हैं, इनकी प्लस वैल्यू लिखो, आपस में जोड़ दो, आपका आ गया 38, 38 में 2 की गुणा करा दो तो 38 दूनी दोस्तों क्या होता है 76 होता है, आपका 76 भी बन गया। यानी कि पैटर्न आपको भैया पता चल गया है। तो भैया क्या PALE यानी कि देखो PALE का कोड नहीं बना सकते हो, आसानी से बता सकते हो। P की प्लस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, A की प्लस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आपस में जोड़ देंगे। L की प्लस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, E की प्लस वैल्यू 5 होती है, यानी कि 16 1 17, 17 12 और 5, ठीक है। तो 7 5 12 2 14 की 4 हंसी लग गया, 1 2 1 3 34 आ गया। 34 दूनी क्या हो जाएगा 34 दूनी यानी 2 चौके 8 2 3 6, 34 दूनी होता है आपका दोस्तों 68, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके इसी परीक्षाओं में क्या होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि हम उड़ा के ले आए, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी इसी परीक्षा में क्या होते हैं भैया पूछे जाते हैं। तो भाई प्रैक्टिस करते रहो तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा रजनीश ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, यानी दोस्तों रीजनिंग के तुम्हारे चैप्टर होते हैं, कई सारे चैप्टर हमने इस वीडियो में क्वेश्चन शामिल किए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा है रजनीश ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। मेरे भाई उत्तर किधर होता है दिशा जान लो, ये आपका पूरब होता है, ये दिशा आपकी पश्चिम होती है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, ठीक है। दाएं बाएं के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो पिछले कई वीडियो में आपको बता रखे हैं, और डायरेक्शन का एक स्पेशलिस्ट से पार्ट अब आपको हम बना दिया आपके लिए बना दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आप दायां बायां सीख लो कि मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसका दायां किधर होता है बायां किधर होता है, तो उत्तर दिशा में दोस्तों दायां चलेगा इधर की ओर और बायां जाएगा इधर की ओर, ठीक है, समझ रहे हो। और पिछले कई वीडियो में हम करा रखे तो इस वीडियो में आपको नहीं बताएंगे डिटेल से, आप पिछले पार्ट की वीडियो को देख लें, नहीं देखें तो आपको आता तो ही होगा। अब देखो समझ रहोगे, अब इस क्वेश्चन में आप समझ जाओगे, कह रहा रजनीश ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, उत्तर की ओर यानी कि इस पॉइंट से वो उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर गया, कितना गया कह रहा उत्तर की ओर चलना शुरू किया और 20 मीटर चलने के बाद यानी कि भैया वो उत्तर दिशा में 20 मीटर चला है और यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। जब वो यहाँ पर पहुँच गया उसके बाद कह रहा है 20 मीटर चलने के बाद में वह बाएं मुड़ गया, उत्तर दिशा में बायां किधर होता है, तो मेरे भाई उत्तर दिशा में बायां जाएगा इधर, बाएं मुड़ गया और 30 मीटर चलने के बाद में 30 मीटर चलने के बाद में दोस्तों यानी कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 30 मीटर चलने के बाद में वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद कह रहा है वह फिर से दाईं ओर मुड़ गया, अब यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ गया है, यानी कि अब यहाँ से क्या मुड़ रहा है, जब वो इस दिशा में आया यानी कि पश्चिम दिशा में आ गया, ठीक है, यानी कि देखो ऐसा एरो आपको पश्चिम दिशा में बनता है, ठीक है, थोड़ा सा गला सूख गया कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब वो यहाँ पर पहुँच गया है तो ऐसे एरो आपका बन रहा है, आप कह दो ऐसा एरो बनता है हमारे पश्चिम दिशा में। अब पश्चिम दिशा में क्या कह रहा है, फिर से दाईं ओर मुड़ गया, पश्चिम दिशा में दायां किधर मुड़ेगा ऊपर की ओर। अब जब ऊपर की ओर मुड़ गया कह रहा है पश्चिम बाएं, देखो 30 मीटर चलने के बाद में फिर से दाईं ओर मुड़ गया, इस समय उसका चेहरा किस दिशा में, जब यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया यानी कि सीधे जा रहा होगा। अब एरो आपका बन रहा है ऊपर की ओर, ये दिशा कौन सी होती है मेरे भाई, ये दिशा ऐसा एरो बनता है ऊपर की ओर, एरो जब भी बनेगा तो दिशा आपकी होगी उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उत्तर दिशा की ओर उसका मुख है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग है। देखो भाई अब आपको यहाँ पे 4 संख्या दे रखी 49, 16, 64 और 25 में, कैसे बताओगे कौन सा यहाँ पे असंगत है, ठीक है 64 है, ठीक है ध्यान रखेंगे। अब बताओ कौन सा इसमें संगत है और कौन संगत है, कैसे बताएंगे, आप कह दो कि ये होता हमारा 7 के स्क्वायर, ये होता हमारा 4 के स्क्वायर, ये हमारा होता है 8 के स्क्वायर और ये होता है 4 की क्यूब, और ये हमारा होता है 5 के स्क्वायर, यानी कि 25, 16 और 49 ये हमारी पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन जो 64 तुम्हारा वर्ग के साथ में क्या है 4 का क्यूब भी हो रहा है, तो संगत क्या हो जाएगा, तो 64 ही हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों असंगत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल असंगत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा अक्षरों के उस सेट का चयन करें जिसके अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरने पर जाने पर यानी कि श्रृंखला आपकी पूरी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको करना क्या होता है, और इस प्रकार के प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप सीजीएल में हो, सीटीएसएल में हो या सीपीयू में हो, ठीक है। करना क्या, हम पहले सीरीज को यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए लिख रहे हैं, समझाने के लिए यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे टर्म लिखा है समझ में नहीं आएगा। कहाँ तक लिख लिया, देखो एफ डैश एच जी डैश एफ एच डैश जी एफ, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा एफ, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है डैश एच जी, फिर डैश है एफ एच है, उसके बाद में डैश है और ये जी आपका ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब भरेंगे कैसे मेरे भाई, सबसे पहले काम होता है नंबरिंग कर लो, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है, 2 16 2 18, टोटल इसमें अक्षर कितने हैं 18 हैं। टोटल अक्षर जब हमारे दोस्तों इसमें 18 हैं, यानी कि कैसे करेंगे क्वेश्चन समझिएगा, देखो लास्ट में आपका जी है, ठीक है, ये जी है,
और ये आपका यहाँ पे डैश है। टोटल अक्षर कितने 18 है। तो 18 की पेयर कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे 3 गुणे 6 यानी कि तिछंग हो गया दोस्तों 18। ठीक है, यानी कि इस सवाल में क्या करो, आप 3 की पेयर बना लो तो 6 की पेयर बना लो। तो मेरे भाई छोटी पेयर बनाओगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, बड़ी पेयर बनाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों कि देखो 2 2 4 2 6 पेयर बनाने का मतलब क्या होता है, 2 2 4 2 6 यानी कि ऐसे ऐसे 6 के आपके 3 कॉलम बनाओगे तो आपको देखो समझ में नहीं आएगा। मेरे हिसाब से क्या करो, आप 3 की पेयर बना लो। अब देखो करने का तरीका क्या, 3 की पेयर बना ली, 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 और देखो 3 की पेयर बन गई, लास्ट में 3 की होगी, यानी कि प्रत्येक में 3 की पेयर बन गई। अब भरने का तरीका क्या होता है, कभी कभी सीरीज में हमारे क्या होता है, जो इस पेयर में है वही सेम इसमें होगा, वही सेम अक्षर इसमें होंगे, वही सेम अक्षर इसमें होंगे, वही सेम अक्षर इसमें होंगे। लेकिन इस सीरीज में भी वही हो रहा है, लेकिन क्रम से नहीं है, अगल बगल करके। देखो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के अक्षर देखने को मिल रहे हैं, क्या, एफ एच जी। पूरी सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो आपको कितने अक्षर मिले, एफ मिला देखने को, जी मिला देखने को, एच मिला, यानी कि यहाँ पे एफ है एच है तो यहाँ पे है क्या नहीं, आप कह दो जी नहीं, तुमने जी भर दिया। यहाँ पे देखो जी है, एफ है क्या नहीं, एच नहीं है। यहाँ पे देखो एच है, जी है, यहाँ पे है क्या नहीं, एफ नहीं है। एफ है, यहाँ पे एच है तो क्या नहीं है, जी नहीं है। ठीक है, 3 अक्षरों की बात हो रही है। यहाँ पे देखो जी भी है इस पेयर में, एफ भी है, क्या नहीं है, एच नहीं तो एच भर देंगे। यहाँ पे देखो एच है, जी है क्या नहीं, एफ नहीं है तो एफ भर देंगे। तो पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट होगी। आपने भरा क्या, इस प्रकार की भी सीरीजें पूछी जाती है, मात्र 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और आप देख के क्वेश्चन को क्या करते हो, तो छोड़ देते हो। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, और ये क्वेश्चन भी आपके कमी से परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या भरा, डैश वाले में जी भरा, उसके बाद क्या भरा, एच भरा, उसके बाद में देखो यहाँ पे एफ भरा, उसके बाद में दोस्तों आपने भरा जी, उसके बाद में भैया देखो ये भरा एच, उसके लास्ट में क्या भरा आपने एफ भरा। तो जी एच एफ, 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 आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की। थंबनेल में क्वेश्चन नंबर 4 पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक मिसिंग वहाँ पे हो गया होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 9 गुणे 7 गुणे 4 से दोस्तों क्या बन लिखा जा रहा है, आप कह दोगे 7 गुणे 9 गुणे 4। अब मेरे भाई गुणा करके इतनी बड़ी संख्या लाई नहीं जा सकती है। यहाँ पे कुछ क्या क्या भाई देखो रीजनिंग है तो रीजनिंग आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका 4 है यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहा है 3 गुणे 4 गुणे 6, यानी कि 3 गुणे 4 गुणे 6 से आपको दोस्तों लिखा जा रहा है 4 3 6, और आपसे पूछ रहा है 4 गुणे 2 गुणे 7, यानी कि 4 गुणे 2 बराबर 7, 4 गुणे 2 गुणे 7 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना होगा। क्या किया जा रहा है मेरे भाई, जो अक्षर जो अंक यहाँ पर हैं वही सेम अंक तो यहाँ पर है, बस क्या कर रहा है उनका स्थान बदल रहा है। यानी देखो पहला वाला कहाँ गया, बीच में आ गया। यहाँ पे देखो 3 पहले पर है, 3 को बीच में ले आया। यहाँ पे 4 पहले पर है तो 4 को ले आओगे बीच में। उसके बाद में देखो ये 4 को ऐसे ही रखा गया है और 7 को ऐसे ही रख दिया गया। यानी कि देखो इसमें देखो देखो पहला वाला जो गया कहाँ गया, बीच में गया। उसके बाद में 4 किनारे पर किनारे पर रखा और 7 आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, किनारे पर देखो 6 है तो 6 को किनारे पर रखा, यहाँ पे किनारे पर क्या 7 है, 7 को किनारे पर रखेंगे और आगे आपका क्या आ जाएगा, आप कह दोगे आगे आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 2 4 7। तो भैया 2 4 7 से आप क्वेश्चन नंबर 3 में तो देखने को मिल रहा है कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। देखो जो पहले नंबर पर था उसको बीच में ले गए और जो किनारे थे उसको किनारे रखा और जो 7 था उसको आगे कर दिया। सेम इसी प्रकार से किनारे 6 था तो 6 को ऐसे रखा, पहले वाला बीच में आ गया और जो 4 बचा उसको आगे रख दिया। सेम इसी प्रकार से इसमें कर दिया है 4 गुणे 2 गुणे 7 में पहले क्या था 4 था तो 4 को बीच में रख दिए, किनारे 7 था तो किनारे 7 ही रखा और जो बचा उसको आगे रख दिया। यानी कि 2 4 7, तो 2 4 7 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में तो देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा। सक्षम है भैया, आप देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपकी कमी से परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर इसका व्यंजक वाला जो क्वेश्चन होता है ये सीपीओ में, सीजीएल में, सीजीएल में और जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी देखने को नहीं मिलते और कभी कभी भैया 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है इसको भी हम आपको बिल्कुल कंप्लीट से कराएंगे। अभी हम आपको क्या कराएंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज रीजनिंग आपको कंप्लीट कराना शुरू करा देंगे। ठीक है, जिसमें आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं पहले इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जानो। मान लो बाई चांस आपका ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाता है और इससे देखो आपके डाउट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर होंगे, कैसे हम लोग रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में कैसे रिलेशन का डायग्राम बनाते हैं सीख जाओगे। कह रहा है यहाँ पे क्या बोला गया, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा क्या कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे, यानी कि सक्षम ने क्या कहा, सक्षम ने कहा वह मेरे पिता। भैया सक्षम के पिता, सक्षम के पिता, सक्षम के ऊपर जाएंगे आप कह दोगे जी हाँ भैया ये हो जाएंगे सक्षम के पिता, पिता वह मेरे पिता, ये पिता की पत्नी, यानी कि पिता की पत्नी यानी कि सक्षम क्या हो जाएगी, माता। सक्षम की क्या हो जाएगी, या माता हो जाएंगी, या तो आप यहाँ पे क्या लिख लो पत्नी ही लिख लो। वह मेरे पिता, पिता ये हो गया पिता की पत्नी, यानी कि ये जो औरत होगी यहाँ पे ये क्या होगी, इसकी माँ होगी। इतना तो सभी जानते हो। ठीक है, हम यहाँ पे पत्नी ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। कह रहा है पत्नी की, वह मेरे पत्नी, वह मेरे पिता के पत्नी की एकमात्र पुत्र। इन देखो वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र, यानी कि दोस्तों
सक्षम ही हो गया। वह एकमात्र पुत्र कौन होगा दोस्तों? वह एकमात्र पुत्र दोस्तों सक्षम ही हो जाएगा। पुत्र की पुत्री है, पुत्र है, देखो वह मेरे, देखो पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। तो आपको ये बताना है कि सक्षम का निधि से क्या रिलेशन है। देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, देखो वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र क्या हो गया, सक्षम हो गया। ठीक है, सक्षम जब हो गया, पुत्र की पत्नी है, यानी कि पुत्र की, सॉरी पत्नी ने यहाँ पे पुत्री दे रखा है, यानी कि दोस्तों ये निधि हो जाएगी। तो कह रहा है सक्षम का निधि से क्या संबंध होगा। तो देखो भैया सक्षम निधि का क्या लगेगा, तो आप आसानी से कह सकते हो, देखो सक्षम के नीचे क्या आ रही है, उसकी पुत्री निधि आ रही है, यानी कि सक्षम पिता होगा, किसका पिता होगा, निधि का पिता होगा। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, देखो सक्षम ने क्या कहा, देखो फिर से समझ लो, सक्षम ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रेड कलर लेते हैं। देखो सक्षम ने कहा, ठीक सक्षम ये रहा, सक्षम ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्र यानी कि सक्षम हो गया, की पुत्री है, यानी कि सक्षम की पुत्री क्या हो जाएगी दोस्तों, निधि हो जाएगी। तो सक्षम के निधि से क्या रिलेशन है, सक्षम निधि का लगेगा पिता, क्योंकि सक्षम ऊपर है निधि नीचे है, निधि यानी कि सक्षम क्या होगा, सक्षम जो होगा निधि का पिता होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए। दोस्तों हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है, खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनका आंसर भी कमेंट कर देंगे, जिससे आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। और ऐसे प्रश्नों को तो दोस्तों आप बिना प्रश्न है, इसमें तो आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो हमारे अनदर क्वेश्चन है, क्या किया करो, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो और बिना पेन उठाए, यानी कि पहले क्वेश्चन को वीडियो को देखा करो, जैसे क्वेश्चन हम लाए उसको आप देखें और अपने मन से यानी कि बिना पेन उठाए क्वेश्चन को माइंड में कैलकुलेशन किया करो सॉल्व करने की, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका माइंड भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद दोस्तों आप सभी के आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। अब दोस्तों आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, तो दोस्तों आपको डेली क्या करना है, वीडियो को देखना है और प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाके हर एक पार्ट को देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रकार के हमारे किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न को, हर एक चैप्टर को हम आपको क्या करेंगे, चैप्टर वाइज बिल्कुल सॉल्व कराने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे।